मैं मनोज कुमार बंसल, केमिस्ट्री वाले सर, वाइट्रे इंस्टीट्यूट कलेक्टिवली H2O2 का आपसे डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। विस्फोटक सामग्री है ये, विस्फोटक सामग्री, क्योंकि OO के बीच का जो आपका शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस है ना, और लोन पेयर पड़े हुए दो दो, उन्होंने H2O2 को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना दिया है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना दिया है। नॉर्मल लाइफ में भी आप इसका यूज देखते ही हैं, ब्लीचिंग में भी आप इसको, जस्ट हेयर डाई आती है तो उसके अंदर H2O2 आता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका नाम है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जरूर इसका हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो H2O2 की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, इंपॉर्टेंट केमिकल है ये, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पोल्यूशन ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। घरों में भी इसका यूज कर रहे हैं हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल करने में। इसके अलावा हम इसका इंडस्ट्रीज में भी यूज कर रहे हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने में। फिर दूसरी बात है कि इसको बनाया कैसे जाए, और मैं कई बार मान के चलता हूं कि हम H2O2 बना ही नहीं पा रहे। हम H2O2 को जहां जहां पेरोक्साइड बॉन्ड है वहां से कहीं ना कहीं उस OO बॉन्ड को अलग कर रहे हैं सिर्फ। चलो, फिर भी लिखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो ओके, नो प्रॉब्लम, हम करते हैं जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला जो प्रिपरेशन मेथड है वो आपको कह रहा है कि बेरियम पेरोक्साइड, ये सेकंड ए जो आपका ग्रुप है उसमें जो बिल्कुल बॉटम का मेंबर है बेरियम, क्लियर, रेडियोएक्टिव नहीं है जो, बेरियम पेरोक्साइड डॉट 8 वाटर, इसका एसिडिक मीडियम जब लेकर चले तो धीरे धीरे एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का मिलता चला जाएगा, और साथ साथ में आप H2O2 को एक्वस फॉर्म में यहां बना सकते हैं। ये 8 वाटर इधर कॉपी पेस्ट हो गए, इसका सल्फेट इस बेरियम के साथ कॉपी पेस्ट हो गया, और ये जो O2 है ये इस H2 के साथ, वैसे भी उसका नाम भी बेरियम पेरोक्साइड है, तो यहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको मिल गया। ये पहला मेथड आपके पास प्रिपरेशन का हुआ। अब जो H2O2 बनाना है उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12वीं क्लास में, वहां जो H2SO4 है ना, उसकी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म का हम लोग डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। और जब आप कभी भी डाइल्यूट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं तो मैं मान के चलता हूं इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं पानी का ही इलेक्ट्रोलाइसिस है, H2SO4 डाइल्यूट, तो वहां आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलता है। ऐसा ना समझे कि वहां कुछ एक्स्ट्रा में चीज मिलने वाली है, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक्वस H2O, H2O प्लस H2SO4 है, तो H2SO4 एक्वस हुआ, वो एसिडिक वाटर। चलिए, जब H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लेके चल रहे हैं तो इस पूरे मामले में हम ढंग से उलझेंगे। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, अब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे हुआ वो मैं आपको बता दूं। पहली बात, H2O2 एक पोल्यूशन कंट्रोल डोमेस्टिक इंडस्ट्रियली दोनों जगह यूज हो रहा है। दूसरी बात, जिस H2O2 के प्रिपरेशन की बात हम कर रहे हैं उसमें पहला बेरियम पेरोक्साइड डॉट 8 वाटर को सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 से, कई जगह प्रिकॉशनरी लिखा रहता है लेकिन एनसीईआरटी ऐसी कुछ बात नहीं कर रही है कि अगर आप डाइल्यूट H2SO4 यूज ना करना चाहें तो क्या करें, तो फिर आपके पास वीक एसिड्स रिकमेंडेड है, वीक एसिड्स। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दिल खोलकर आप एनसीईआरटी पर भरोसा कर सकते हैं, वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लियर। और ये सीरीज स्टार्ट हुई है, ये सीरीज के अंदर में आपको एनसीईआरटी का भी इसी बोर्ड पर वाइट्रे और केमिस्ट्री वाले सर मिलकर आपको सब बताते रहेंगे। तो प्रिपरेशन मेथड नंबर 1 को तो हम यहां से काट दें, जिसपे हमारी नजर है वो है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड का इलेक्ट्रोलाइसिस जब करवाया गया, तो पोल खोलते हैं भाई इसकी, अब ढंग से पोल खोलते हैं। सुनो जी, ये आपके पास H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं लेना बच्चे आपको। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो इसने प्रोटॉन बनाए, इसने प्रोटॉन बनाए, और इसने अपना काउंटर पार्ट HSO4, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन हुआ, जो H प्लस है
कीटायन होने की वजह से कैथोड की तरफ दौड़ना शुरू हुआ, वहां से इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद को H में बदला, वहां से ये H हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो कैथोड है वहां हाइड्रोजन रिलीज होगी, कैटायन कैथोड, कैटायन कैथोड, कैटायन मूव टूवर्ड्स द कैथोड, ये ऑलवेज का रूल रहता है। तो ये जो बचा हुआ HSO4 माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये HSO4 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। अगर आप इसके भी अंदर घुसना चाहते हैं तो आओ जी मेरे साथ, सारी चीजें अवेलेबल है। जब आप H2SO4 का स्ट्रक्चर लिखते हैं, जब आप H2SO4 का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो प्रोटॉन के रिमूवल के बाद जब प्रोटॉन प्लस के फॉर्म में हट गया तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस O पे जब नेगेटिव चार्ज आया तो इसका पेट भरा हुआ है, इट कंटेन्स द 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये देखिए आपके सामने, तो यहां आपके पास एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। और अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो HSO4 फ्री रेडिकल आपके पास आया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस करूं, इसको मैं थोड़ा सा बैलेंस करूं, बैलेंस करूं, तो बैलेंस करने के बाद मेरे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर आ गया। और ये जो 2HSO4 है, 2 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद 2HSO4 बने, ये आपस में कंबाइन होकर, अब देखिए आप, अगर आप इसको प्रॉपरली पकड़ पा रहे हैं, O S डबल बॉन्ड O OH, तो इससे आपको मार्शल एसिड मिल गया, इट इज H2S2O8। और यही बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कर रहे हैं, वहां भी बड़े काम आनी है। ये आपका H2S2O8, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड। इसी का एक नाम और रख सकते हैं, ये परोक्सी बॉन्ड है, गांधी जी का चश्मा है ये परोक्सी बॉन्ड। और यहां जो बाकी पार्ट बच गया वो है डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो मार्शल एसिड को हम लोगों ने परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल दिया है, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोल दिया है। ठीक है जी। अब मैं इसके बाद इसको ना हाइड्रोलाइज करवाता हूं। लो जी करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या दिक्कत है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब भी आप समझते होंगे, पानी की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड को तोड़ना, ब्रेकडाउन। ठीक है जी। लो भी शुरू हुआ हाइड्रोलाइसिस। तो जब भी आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो सबसे खतरनाक और रिएक्टिव बॉन्ड, जिसको दुनिया से सबसे पहले जाना है, भाई साहब बड़े बेचैन है इस दुनिया से जाने के लिए, तो ये बॉन्ड टूट गया। केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया गया आपको, जो भी शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस में लोन पेयर रिपल्शन हो, वो बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। तो भाई साहब ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो गया, तो एक तरफ तो H, दूसरी तरफ OH जाएगा और होमोलाइसिस हो रहा है। तो अगर आप H2SO4 एक साइड बना रहे हैं तो दूसरी साइड आप बना रहे हैं HOOSOOH। ठीक है जी। ये आपका H2S2O5 है, कैरोस एसिड बोलते हैं इसको, पी ब्लॉक में भी सीखेंगे। इसको बोलते हैं कैरोस एसिड, इसको बोलते हैं कैरोस एसिड। अब ये जो कैरोस एसिड बन गया ना बच्चे, इस कैरोस एसिड का फर्दर जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो फिर वही सबसे खतरनाक रिएक्टिव बॉन्ड, जहां लोन पे रिपल्शन हो रहा है, तो भाई एक साइड जाएगा OH, दूसरी साइड जाएगा H, तो एक बन जाएगा H2SO4, दूसरा बन जाएगा आपका प्यारा प्यारा मन चाहा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और एक दुनिया का रूल है, एक फिलोसोफर ने कहा है, जो वर्ड समझ में ना आ रहा हो, जो कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो, उसको अपनी लाइफ में बार बार रिपीट करो। तो भाई जब बार बार रिपीट होगा तो साफ सी बात है दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा ना, डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे टीचर काफी समझाते हुए अलग अलग टाइप की नौटंकी करते हैं जो बच्चों को बड़ी पसंद आती है।
तो नोटंकी नाटक ही हो गया और क्या है। तो वो इसलिए पसंद आती है क्योंकि बच्चों का कनेक्शन बन जाता है उन चीजों के थ्रू। मैं उसको बुरा भी नहीं कह रहा और बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। बस अल्टीमेटली बच्चे के दिमाग में बात पहुंचनी चाहिए, तरीका चाहे कुछ भी हो। और दूसरी ड्यूटी बच्चे की बनती है, मैं कहता हूं प्राइमरी ड्यूटी बच्चे की ही बनती है कि उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक बातों को ले जाने के लिए रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और जब एग्जाम तक पहुंचो तब तक इसका कम से कम 7 से 8 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। 1 मिनट का फास्ट रिवीजन मैं आपको करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले बेरियम पेरोक्साइड .8 वाटर का डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराएं, H2O2 बना, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट कर गया, 8 वाटर अलग निकल गए। नंबर टू आप क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है क्लियर, H2SO4 का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेकर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो होगा क्या, वहां आपके पास बनेगा H2SO8 मार्शल एसिड प्लस 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 मार्शल एसिड प्लस हाइड्रोजन। H प्लस था, कीटायन था, कैथोड पे चला गया। H2SO8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा, ये आपको एनोड पे मिलने वाला है। तो इस H2SO8 जो मार्शल एसिड मिला, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड मिला, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा दे। और जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे 2 बार क्लियर, तो आपके सामने H2SO4 पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में निकल जाएगा और आपका प्यारा प्यारा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके सामने आ जाने वाला है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, उसमें मैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द H2O2 का जिक्र आपके सामने करूंगा। तो जब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात आप करें तो उससे पहले एक हल्की सी बात जरूर देख ले, क्योंकि ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि D2O2 H2O2 का बड़ा भाई, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, वैसे ड्यूटेरियम पेरोक्साइड है, उसको कैसे बनाया जाए। तो काम बड़ा आसान है, क्या करना है, वो जो K2S2O8 है, K2S2O8 है, वो पोटेशियम पेरोक्सी डाइसल्फेट हो गया। आप ठीक है जी, इसका ड्यूटेरोलाइसिस, वर्ड सुना होगा हाइड्रोलाइसिस, बताया था थोड़ी देर पहले, ड्यूटेरोलाइसिस करवाएंगे तो सभी कुछ वही होएगा। बस आपको करना क्या, के एक हटेगा, एच आएगा, तो कहीं ना कहीं के जहां एच है वहां डी लिख दो, KdSO4 2 टुकड़े हो जाएंगे ना, आपको भी बताया था मैकेनिज्म में। तो इस H2O8 का बाई 2 कर दें, इस H2O8 का बाई 2 कर दें तो सल्फेट है, तो सल्फेट इस D2O का DOD कर दें तो KdSO4, 2 बार KdSO4 है। रिमेनिंग पार्ट पेरोक्साइड बॉन्ड को ऐसा चुरा कर ले गए, हम नया पेरोक्साइड बॉन्ड तैयार नहीं कर पा रहे। हमारे पास बने बनाए पेरोक्साइड बॉन्ड को ही हम क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए बच्चे क्या करना है आपने, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मतलब होता है जब सामान बने तो सस्ता हो, इकोनॉमिकल हो, बट यील्ड पे हम कभी फोकस नहीं करते, कम आ रही ज्यादा रही, बट सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो इसका नाम आपने सुना होगा, ये हमारे बहन जी हैं बेंजीन, उसके आगे एक बेंजीन और लगा दो, ये हमारे नेप्थलीन है, उसके आगे एक और बेंजीन लगा दो, ये हमारे एंथ्रासीन है। अगर यहां OH OH लगा दिया जाए तो ये आपके पास इस लोकेशन पर ब्यूटाइल भी लगाया जा सकता है, इथाइल भी लगाया जा सकता है। एल्काइल ग्रुप का मीनिंग है तो 2 एल्काइल, एल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोल। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो ये भाई साहब अपना प्रोटॉन डोनेट करके क्या बना देंगे, आपका फेवरेट H2O2, आपका फेवरेट H2O2। और ये जो आपको एज बाई प्रोडक्ट बोल सकता हूं मैं, स्ट्रक्चर मिला, इसको आपने कह दिया 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, कीटोन आ गया ना बच्चे, क्विनोन। अगर आप 12वीं पास होकर चीजों को पढ़ रहे हैं तो क्विनोन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 11वीं में पढ़ रहे हैं तो ये आपने 10वीं में एल्डिड कीटोन पढ़े होंगे ना, तो क्विनोल चेंज टू द क्विनोन, क्विनोल चेंज टू द क्विनोन। तो ये आपके पास बन गया 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोन।
और साथ में H2O2, लेकिन यील्ड कोई जबरदस्त नहीं आई है, यील्ड बड़ी पुअर है, ओनली 1% यील्ड। अब इस पुअर यील्ड को हमें अगर एनहांस करना हो, इसकी क्वांटिटी बढ़ानी हो, तो सीधी सी बात है, कोई डिस्टिलेशन वाले तरीके लगाने पड़ेंगे। और H2O2 के बारे में बार बार मैं बोल रहा हूं, ये बड़ी विस्फोटक सामग्री है, ये बड़ी एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, रिएक्टिव कंपाउंड है। हमारी केमिस्ट्री में एक्सप्लोजिव, रिएक्टिव, ये सब सेम सी बातें हैं, क्लियर ना। तो तीसरा मेथड हुआ जिसमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किया आपने, 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोल। अब होता है ना, जब प्रिपरेशन करने लगो इकोनॉमिकल तरीके से, सस्ते तरीके से, तो आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब जो प्रोडक्ट बना उसको रिसाइकल भी करते हैं। तो वापस जाना तो पीटीपीडी निकल, जो कि स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन माने जाते हैं, साथ में हाइड्रोजन लिखना पड़ता है क्योंकि वैसे भी पीटीपीडी निकल को बहुत अच्छा स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन मानते हैं। इनकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है, जिसको आप लोग सरफेस केमिस्ट्री में ओक्लूजन बोलते हैं, OCCLUSIUN, ओक्लूजन, ठीक है जी। तो ये वापस आपको 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोल दे देगा, और यहां आपके पास है 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोन प्लस आपको 1% H2O2 मिलेगा, जिसको मैंने कॉन्सेंट्रेट करना है, तो चलिए अब कॉन्सेंट्रेशन, फिर धीरे धीरे फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब धीरे धीरे H2O2 को हम खत्म करते जा रहे हैं। और प्रॉपरली नजर बनाए रखे, 2-2, 3-3, 4-4 बार रिवीजन कर ले। देखो ये जो 1% आपको ना H2O2 मिला है, इसका एक्सट्रैक्शन विद वाटर, एक्सट्रैक्टेड विद वाटर, क्योंकि 99% तो पानी है। अब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, एक ना बड़ी सिंपल फिनोमिनन इन द प्यूरिफिकेशन चैप्टर है। जब भी कभी आप किसी ऐसे लिक्विड को देखो जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाए, डिकम्पोज, टूट जाए, तो उनके लिए बहुत बढ़िया टेक्निक लगती है जिसको बोलते हो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, जिसको आप लोगों ने कई बार ना प्यूरिफिकेशन चैप्टर में वैक्यूम डिस्टिलेशन नाम से भी सुना होगा, वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो वही वैक्यूम डिस्टिलेशन करवाया जिससे 30 से लेकर 85% तक आ गया। तो ज्यादा बोदर नहीं करना, 1 to 30 to 85% एक्सट्रैक्शन विद वाटर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, डिस्टिलेशन सॉरी अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, 85% आपके पास ये हो गया। अभी जो 85% में बचा हुआ 15% पानी है, तो उसको हम लोग फ्रीज करके बाहर कर देंगे, फ्रोजन आउट, और फिर आपके पास है प्योर H2O2 मिलने वाला है। तो ज्यादा बोदर नहीं करना, मेनली इसमें रिड्यूस्ड प्रेशर का ही रोल है, क्योंकि H2O2 अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो रहा है, और ये फंडामेंटल प्यूरिफिकेशन चैप्टर में लगता है। चलिए अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये जो H2O2 है ना, प्योर स्टेट में ये ऑलमोस्ट कलरलेस है, जैसे पानी होता है, क्लियर। और फिर आपके पास है कि अगर लिक्विड वेरी पेल ब्लू, तो ब्लू है पानी, ब्लू है पानी पानी, ऐसा आपने वो सॉन्ग सुना होगा। तो ब्लू पानी का मतलब ये हुआ वेरी पेल ब्लू, वो भी तो कलरलेस ही बोलते हैं ना हम लोग। तो ऑलमोस्ट, वो कारण क्या है वो आपको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पता चल जाएगा। तो H2O2 प्योर स्टेट में ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड है, और आपको बताया बार बार कि अनस्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर OO बॉन्ड में लोन पेयर सिंगल बॉन्ड की वजह से रिपल्शंस डोमिनेंट कर रहे हैं। तो इसके आगे ये H2O2 पानी के साथ ना हाइड्रेट्स बनाता है, वाटर के साथ ये हाइड्रेट बनाता है, जिसका जो MPVP है वो मैं आपको बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूं। पानी के साथ इसने H2O2 ने H2O2 डॉट वाटर करके हाइड्रेट बनाना है। हाइड्रेट आपने सुना होगा ना, जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर, पेंटाहाइड्रेट होता है ना जैसे, वैसे H2O2 ने पानी के साथ भी क्या बनाना है, हाइड्रेट बनाना है, ठीक है जी। बाकी इसके BP MP क्लियर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंशन, ये सारी बातें मैं आपको यहां लिख के दे रहा हूं। देखो जो H2O2 मैंने आपको बताया ये हाइड्रेट बना रहा है, तो 221 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सट्रीम लेवल पे, इसमें H बॉन्डिंग का एक्सटेंट अच्छे लेवल पे, तो जो H2O2 है ना पानी में हर लेवल पे, हर प्रोपोर्शन में घुल जाएगा, एक दूसरे के अंदर ही आराम से
मिल जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, ऐसे अच्छे दोस्त है ये। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सीधी सी बात है, होना ही होना था। अगर इसका 30% वेट बाय वेट लेकर चले तो इसको हम मार्केट के अंदर बिकता हुआ देखते हैं 100V के नाम से। अब यहां थोड़ा सा इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो उस लेवल पे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेशली देखना चाहते हैं तो इसका अलग से वीडियो तैयार है कि जिसमें हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ द H2O2 है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं मेडिकल लेवल पे सिर्फ 2 फॉर्मूलों से काम बनता है आपका, ज्यादा दिमाग को उस तरफ मत लेके जाओ क्योंकि नुकसान होगा। हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं। तो 100V इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो, इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो 1 मिलीलीटर H2O लिक्विड, H2O2 लिक्विड है, 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड ही है, ये आपको एसटीपी पे 100 मिलीलीटर क्या दे रही है जी? 100 मिलीलीटर आपको ये ऑक्सीजन दे रही है। रिएक्शन को देखो थोड़ा सा, H2O2 लिक्विड, ये ब्रेक डाउन हुआ, हाफ ऑफ ऑक्सीजन, ये गैस है ना बच्चे, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है वाटर, ये गैस है। तो अगर मैंने इसको 1V लिखा तो इसका 1 मिलीलीटर, इसका 1 मिलीलीटर ही देगा। अगर मैंने इसको 2V लिखा तो इसका 1 मिलीलीटर, इसका 2 मिलीलीटर। तो ये जो 2, 3, 4 लिखे ऑक्सीजन के लिए लिखा है, ये ऑक्सीजन के लिए लिखा है। मान लो मैंने इसको 30V लिख दिया तो इसका 1 मिलीलीटर, यानी इसका 1 मिलीलीटर स्टैंडर्ड ही रहेगा। तो इसका 30 मिलीलीटर अंडर एनटीपी एसटीपी कंडीशन मुझे मिल रहा है ऑक्सीजन का। वही बात अगर मैंने 100V लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ ये इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। 1 मिलीलीटर ऑफ H2O2 विल गिव द 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन अंडर एसटीपी एनटीपी कंडीशन। और कहीं भी लेबोरेटरी में एक सैंपल पड़ा हुआ H2O2 का, उस पर लिखा हुआ है 25V, तो मैं 30 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, अपने दिमाग से सोचो क्या बोलने वाला हूं, क्या बोलने वाला हूं। मैं बिल्कुल 30 सेकंड कुछ भी नहीं बोलूंगा। लो जी, 30 सेकंड हो चुके हैं। तो जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर किसी पर लिखा हुआ है 25V ऑफ H2O2 सैंपल, मतलब हुआ 1 मिलीलीटर ऑफ H2O2 विल गिव द 25 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन अंडर द एसटीपी एनटीपी कंडीशंस। ठीक है जी, ऐसी 10V है, इसका मतलब 1 मिलीलीटर ऑफ H2O2 विल गिव द 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन अंडर एसटीपी एनटीपी कंडीशन। अब थोड़ा सा इसके ना मास परसेंटेज की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 फॉर्मूलों पे आप हमेशा फोकस रखें। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने लिखी है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बस रूम टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास ही आ रहा है, 272.4 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं इसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है ना बच्चे, वो 423 आ रहा है, जो रूम टेम्परेचर से काफी अबो है। और अगर मैं इसके वेपर प्रेशर की बात करूं 25 पे, जो कि लिक्विड है ये, तो कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 mmHg है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है एक्सट्रीम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से। डेंसिटी सॉलिड में भी ठीक ठाक है, पानी से हैवी है। लिक्विड में, सॉलिड और लिक्विड में तो पता ही है लिक्विड की कम होगी, आइस और वाटर की बात ना करें तो सॉलिड और लिक्विड तो इसका 1.44 है। ठीक है जी। विस्कोसिटी भी इसकी ठीक ठाक है। विस्कोसिटी 2 लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन है, फिजिक्स वाले आपको पढ़ाते हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिससे इसकी पोलैरिटी का मेजरमेंट होगा, अच्छा खासा है। पानी का हम लोग 80-82 के आसपास मेजर करते हैं। अच्छा सोलवेंट है, यूनिवर्सल सोलवेंट है। इसका 70.7 है, जो एनसीईआरटी का डेटा है। मतलब सोलवेंट तो अच्छा है, लेकिन ब्रेकडाउन होने की वजह से हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। और कंडक्टिविटी ये वेरी वेरी पुअर हो गई है, 10⁻⁸ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो गई है। तो एमपी रूम 0 डिग्री के आसपास, बीपी अच्छा, डेंसिटी पानी से भी अच्छी, और विस्कोसिटी भी ठीक ठाक है। क्लियर, 1.25 सेंटीपोइज है। पोइज आपको पता है विस्कोसिटी की यूनिट है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसका ठीक ठाक है, मतलब ये पोलर सोलवेंट का बिहेव कर रहा है। तो छोटी सी बात और कर लें आपसे, वो था कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, नॉर्मेलिटी का और मोलरिटी का रिलेशन क्या है। मोलरिटी
नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है जी। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, ये जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, इसमें दो प्रोटॉन डिसप्लेसेबल है, दो प्रोटॉन आयोनाइजेबल है। दैट्स वाई इसका एन फैक्टर, मतलब दो प्रोटॉन निकलने की वजह से इसकी बेसिसिटी 2 है, इसकी बेसिसिटी 2 है। ठीक है जी। तो जब भी कभी आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन निकालेंगे तो 2 इंटू मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी विद रिस्पेक्ट टू H2O2 निकलेगा। 2 इंटू मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, आपके पास विद रिस्पेक्ट टू H2O2 निकलेगा। फॉर्मूला आपको पता है, N इंटू एम इज इक्वल टू कैपिटल एन, स्मॉल एन एन फैक्टर, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। ये आपको जनरली पता ही है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। जब आगे झांकोगे आप लोग, तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशन नॉर्मेलिटी के साथ 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशन मोलैरिटी के साथ 11.2 इंटू मोलैरिटी। बस आपने क्या किया, आपने क्या किया, इस फॉर्मूले को सीधा सीधा यूज कर लिया, इस फॉर्मूले को। तो मान लीजिए आप m है, उसकी जगह अगर लिखना चाहे तो n/2 लिख सकते। यहां मैंने n/2 लिखा तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया। मान लो इसको हटा दिया, इसकी जगह n/2 लिख दिया उस फॉर्मूले से, तो कैंसलेशन पे चला गया। ओके, तो इन फॉर्मूलों को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से हल्का सा बाहर हूं, रिस्की गेम हो अगर तो खेल सकते हैं इससे, लेकिन फॉर्मूले तो याद करने हैं आपको। एक तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, अगर किसी सैंपल पे 10V 20V 30V 40V 60V 80V 90V ऐसे लिखा हुआ है, तो बताओ भाई कि 1 मिलीलीटर अगर मैं उस सैंपल का लेता हूं तो जितना भी लिखा हुआ है उतना वॉल्यूम हमारे पास ऑक्सीजन का अंडर एसटीपी एनटीपी कंडीशन रिलीज होएगा। हां, अगर मुझे एन फैक्टर के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम स्ट्रेंथ को नॉर्मेलिटी से, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलैरिटी से कनेक्ट करना है, तो मैं कैसे कनेक्ट करूं, ये फॉर्मूला अभी आप याद कर ले। डेरिवेशन के लिए फिर मैं हम अलग एक वीडियो में चले जाएंगे। अभी हमारा फोकस है कि हम नीट को सीधे सीधे हिट करें, जो कि इजीली हो भी सकता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। चलो, अगर मुझे कोई कहेगा कि आप मास परसेंटेज की तरफ बढ़ो, तो आओ जी बढ़ते। यहां मोलैरिटी लिखा, ठीक है, यहां हमने मास लिखा, यहां हमने उसका मोलिकुलर वेट, जो कि हमें पता है इस H2O2 का मोलिकुलर वेट 34 है, लिख दिया जी। सुन पा रहे, यहां मैंने वॉल्यूम इन मिलीलीटर और यहां 1000 कर दिया है। सुनते रहना ध्यान से, मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन हिट करवा दूंगा कि अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मोलैरिटी एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ की बात हो तो कैसे क्वेश्चन करना है। ये मास है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अभी इस मोलिकुलर मास को अगर मैं 34 जो है, क्लियर, और मोलैरिटी मुझे गिवन हो, अगर मान लो मोलैरिटी मुझे गिवन हो, मोलैरिटी गिवन हो, तो इस मोलैरिटी से मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी। ये तो मुझे पता है 11.2 से मल्टीप्लाई है, तो मोलैरिटी और 11.2 का मल्टीप्लाई, क्लियर ना, 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ था ना, 11.2 इंटू मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ था। तो 11.2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं मोलैरिटी को, तो क्या बन जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ तो 11.2 से डिवाइड कर दूं मोलैरिटी, जो भी हो इसके अकॉर्डेंस में अब मेरे पास कुल मिलाकर ये मुझे पता होगा, चाहे वॉल्यूम स्ट्रेंथ के थ्रू पता हो। चलो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 100V मेरे पास इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ठीक है जी, ये गिवन है। तो मोलैरिटी क्या हो गई, 100 बाय 11.2 हुआ ना। यहां वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 का डिवाइड क्या आ गई, मोलैरिटी। पुट करें 100 डिवाइडेड बाय 11.2, इधर से 34 ये वाला उठाकर उधर ले गए, ठीक होगी बात। अब आपके पास मास बचा किसके अंदर, इन मास ऑफ H2O2 इन 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूं तो ये अप्रोक्सीमेट मेरे पास 11.2 को, अभी मैं इसको ऐसे सोल्व कर लेता हूं कि मेरे पास 1000 मिलीलीटर के अंदर कितना है, 34 इंटू
100 डिवाइडेड बाय 11.2, 1 में कितना होएगा डिवाइडेड बाय 1000, और 100 में कितना होएगा, क्योंकि मास परसेंटेज निकालनी है ना, तो इनटू 100। सोल्व कर लें जी इसको, 1 2 3 1 2 3, और ये इससे कैंसल हुआ, ये अप्रोक्सीमेट 3.03 आता है, 11 3 जा 33, तो आपके पास ये 30.3। और आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने इसी एनसीईआरटी से कॉपी करके लिखा था कि जो मेरे पास 100V है, जो मेरे पास 100V है वो 30% वेट बाय वेट, मतलब 30 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। तो अगर आपको सीधे सीधे हिट करना हो, सीधे सीधे हिट करना हो, तो तरीका बड़ा आसान है। अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो तो ध्यान से सुनो। ये क्या थी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये कौन है जी, मोलिकुलर वेट। 11.2 से कट कर क्या आ गया 3.03, तो 3.03 को अगर आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, 3.03 को वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर, और उस वॉल्यूम स्ट्रेंथ में भी आपने कैंसलेशन रखा है जीरो का, देखो ना ये कटा हुआ है, तो सीधा सीधा कि 3.03 और 10, इससे हमारे पास क्या मिलने वाला है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। ठीक है जी। ऐसे एक दो क्वेश्चन और भी सोल्व किए जा सकते हैं। बस आपको फाइनल कंक्लूजन की तरफ अगर पहुंचना हो, फाइनल कंक्लूजन की तरफ अगर पहुंचना हो, तो पहला वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 इंटू मोलैरिटी, सीधे सीधे मोलैरिटी दी हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी हो, मोलैरिटी। ठीक है जी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 इंटू मोलैरिटी है। फिर मास परसेंटेज निकालनी हो तो सीधे सीधे वॉल्यूम स्ट्रेंथ को ना क्या करना है आपने, 0.303, इससे पहले के डेरिवेशन को आप कॉपी में देखें, 0.303 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सीधे सीधे आपका आंसर मास परसेंटेज निकल आएगा। देखो ना, यहां अगर 100 हमारे एनसीईआरटी में दिया था, तो ये मास परसेंटेज कितनी निकली, मैंने पीछे भी बताया था आपको, इट इज 30.3%, और जब इसको 10 किया था वो 3 हो गया था, आपको याद होगा, एनसीईआरटी का डेटा है। तो यहां आपके पास ये एग्जैक्टली पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाकर लिखा गया है, पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाकर लिखा गया है। तो H2O2 के अंदर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने आपके पास है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी हो तो कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी हो तो मोलैरिटी कैसे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी हो तो नॉर्मेलिटी कैसे, और अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ देखी हो तो मास परसेंटेज में उसको कैसे कन्वर्ट करना है। ये 4-5 क्वेश्चन भी बहुत एक लिमिट है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपको वो डिस्कस करेगा। ठीक है जी। और मैंने इसका एमपी, इसका बीपी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो अब थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 सबको पता है, ये भाई साहब सेंटर में दोनों के दोनों ऑक्सीजन, sp3 हाइब्रिड है। ये भाई साहब नॉन प्लेनर है। एनसीईआरटी की समरी में लास्ट लाइन गलत है, उन्होंने इसको नॉन पोलर लिख दिया, पता है क्या लिखना था, नॉन प्लेनर, उन्होंने लिख दिया नॉन पोलर, जबकि भाई साहब ये तो पोलर मॉलिक्यूल है। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था इसका 70 के आसपास था, पानी की टक्कर में इसकी सोल्युबिलिटी है, इसका किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिसोल्व करने की कैपेसिटी है। वो तो प्रॉब्लम हो गई भाई साहब, बिखर जाते हैं, क्लियर ना। तो पोलर, नॉन पोलर नहीं, पोलर, डाइलेक्ट्रिक, इसका भाई डाइपोल मोमेंट है यार पानी की टक्कर में। तो प्लेनर में नॉन है, नॉन प्लेनर है, प्लेन में नहीं है। sp3 हाइब्रिड है ना, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो जमाना बदल गया, कुछ बच्चे बोलते हैं, एक बच्चा मुझे याद आ रहा है 3-4 साल पहले बोलता सर इसका लैपटॉप स्ट्रक्चर बोल दो, तब ये कोरोना का सीजन नहीं था, ऑनलाइन स्टडीज रेयरेस्ट थी, तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इसका बोलते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताता हूं गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, डाइहेड्रल एंगल वगैरह ये सब क्या इसके रहेंगे, और उसमें थोड़ा सा लॉजिक भी पकड़ लेंगे बात का। तो H2O2 का स्ट्रक्चर अगर कभी भी आ रहा हो तो ये ओपन बुक लाइक, ऐसी पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ना सल्फर मोनोक्लोराइड का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं हम लोग। सल्फर मोनोक्लोराइड, देखने में ये डाइसल्फर डाइक्लोराइड है, लेकिन इसके मोनोमर का नाम लिखा जाता है सल्फर मोनोक्लोराइड, जो एक मस्टर्ड गैस बनाने में यूज होता है। तो H2O2 का स्ट्रक्चर आपके सामने ओपन बुक लाइक, नॉन प्लेनर, पोलर मॉलिक्यूल है,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अच्छा खासा है इसका, ठीक है। तो अब इसका वेपर और लिक्विड स्टेट में हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। लो जी, जो H2O2 का स्ट्रक्चर है फ्रॉम एनसीईआरटी, थोड़ा सा देखो इसका लॉजिकल पार्ट बन रहा है, ये गैस फेज में, ये सॉलिड फेज में। गैस में ना थोड़ा सा देखो, ये डाइहेड्रल एंगल है, आप जानते हो ना डाइहेड्रल एंगल क्या होता है। जब आप आइसोमरिज्म चैप्टर में कॉन्फॉर्मर्स पढ़ते हो ना, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड जहां फ्रीली रोटेशन चल रहे होते हैं उसको बोलते हैं आप लोग डाइहेड्रल एंगल। फ्री रोटेशन जिसके अराउंड चल रहे हो उसको बोलते हो डाइहेड्रल एंगल। तो हुआ क्या, यहां जो डाइहेड्रल एंगल है और बॉन्ड एंगल है, उन दोनों का रिलेशन चेक करते हैं। देखो 111 या 90, गैस में फैल गया डाइहेड्रल एंगल, गैस में पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना रोटेट करने की, फैल गया डाइहेड्रल एंगल। तो जब डाइहेड्रल एंगल फैला तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, इसका कम हो गया। और वैसे भी केमिकल बॉन्डिंग के VSC-PRT में लोन पे रिपल्शन होने से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम ही होना था। तो डाइहेड्रल एंगल ज्यादा, गैस में ज्यादा, ये याद रखना, गैस में ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। और जैसे ही सॉलिड में पहुंचा डाइहेड्रल एंगल कम हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, कंडेंस हो गया, डाइहेड्रल कम हुआ। डाइहेड्रल एंगल कम होते ही बॉन्ड एंगल अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। ये अप्रोक्सीमेट 110 केल्विन के आसपास सॉलिड स्टेट बना रखी है इसकी, 101.9 डिग्री, 102 डिग्री मान लो आप, क्लियर। और ये लेंथ में कोई मेजरेबल चेंज नहीं आ रखा, ये 147.5 है, ये 145.8 है, और ये 95 है और ये 98 है, ठीक है जी। तो हल्का सा जहां लॉजिक बना वो ये बना, गैस फेज मोर एक्सपेंडेड, डाइहेड्रल एंगल इज मोर, डाइहेड्रल एंगल इज मोर देन बॉन्ड एंगल कम हो गया, ठीक है जी। 111 94, ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज, देखो ये इधर पहुंचा तो ये इधर पहुंच गया, ये 94 ये 90 के फॉर्म में, 111 101 के फॉर्म में, क्लियर। तो ये रिलेशन आप पता लगा के चले। और गैस में डाइहेड्रल एंगल ज्यादा, इतना सा याद भी रखें, ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म है तो उससे आपके एग्जैक्टली आंसर तक आप रीच बना लोगे। ये H2O2 का ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर है बट पोलर है। हाँ, पोलर के अंदर नॉन पोलर बॉन्ड्स चूर है, ऐसे ऐसे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपसे पंगे लेंगे। पोलर मॉलिक्यूल विद नॉन पोलर OO बॉन्ड, और वैसे भी ये पेरोक्साइड बॉन्ड आपको पता ही है, केमिस्ट्री के एल्कीन चैप्टर में अपना कमाल दिखा रहा होता है। तो ये स्ट्रक्चर की बात हुई। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द H2O2। और इसके ऑक्सीडेशन नंबर को देखकर आपको पता ही होगा, ये भाई साहब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट भी है। रेडॉक्स चैप्टर क्या बोलता है बच्चे, कि जब भी कभी ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट हो, ना तो मिनिमम हो ना ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर जैसा मैक्सिमम हो, वैसे ऑक्सीजन अपना +2 तक दिखा सकता है, 0 भी मान लो, तो ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, ये एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। दैट्स व्हाई H2O2 वर्क्स एज बोथ रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे H2O2 सर काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर के साथ काम कर रहे हैं। H2O2 सर ये काम कर रहा है किस तरीके से, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ठीक ठाक है और रिड्यूसिंग एजेंट भी ठीक ठाक है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी काम इसका, और क्यों काम कर रहा है, मैंने रेडॉक्स का पर्सपेक्टिव समझाकर आपके दिमाग में बात डालने की कोशिश की है, किसका, रेडॉक्स का पर्सपेक्टिव डालकर। चलिए आगे काम शुरू करते हैं हम लोग H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर, मीन इसकी केमिकल रिएक्शंस। अब मैं आपसे बता रहा हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग भी, बड़ा सिंपल है, ज्यादा टेंशन मत लेना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ रिड्यूसेस, तो -1 -2 से नीचे कोई जाने की चांस ही नहीं, तो पानी के अलावा कुछ बनेगा नहीं। तो H2O2 वाटर बन गया, H2O2 वाटर बन गया, H2O2 बनना तो वाटर है, लेकिन हाइड्रोक्साइड में O का ऑक्सीडेशन नंबर भी तो -2 ही है ना। सुनो, पहला फेरस, फेरिक, PbS और ये है ब्लैक कलर का। तो जो पुरानी ऑयल पेंटिंग्स है ना, जो पुरानी ऑयल पेंटिंग्स है, उनका ब्लैक कलर हम H2O2 से वॉश करके, क्लियर,
उड़ा देते हैं, PbSO4 बना देते हैं। लेकिन मेरा मोटो समझना, Fe+2 Fe+3 PbS बेसिक मीडियम में भी सेम हरकत है। अब हुआ पता है क्या, HOOH सबसे खतरनाक वाला रिपल्शन वाला बॉन्ड, आप इमीडिएटली जवाब देंगे अगर आप मुझे सुन चुके हैं तो, लोन पे रिपल्शन। तो इस बॉन्ड के टूटने में अगर इसको हम ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ रिड्यूसेस, तो हाइड्रोक्साइड से नीचे तो नहीं लेके जाओगे ना। तो बेसिक मीडियम में इस फेरस ने खुद को फेरिक में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, फेरस फेरिक पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग रेडॉक्स चैप्टर, फेरस फेरिक में मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, वो इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक्सेप्ट किए, तो किस में बदल गए, हाइड्रोक्साइड। अगर ये एसिडिक मीडियम है तो इसको H मिल गया ना, पानी बन गया। इसी OH को एसिडिक मीडियम में H+ मिल गया तो ये वाटर बन गया। और अगर ये बेसिक मीडियम में तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म में टिका रह गया। लेकिन फेरस फेरिक में बदला है और मैग्नेस मैग्नेटिक में बदला, इतनी सी बात है। तो अगर 30 सेकंड में जब आप चाहते हो फेरस फेरिक PbS PbSO4 पानी पानी बना, लेकिन बेसिक मीडियम में इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर चाहते हो, फेरस फेरिक बना, जो इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए वो पानी को मिलने से, H2O2 को मिलने से वो OH- बना, लेकिन ऊपर H था तो वाटर में कन्वर्ट हो गया। OH को H दे दो ना, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर है ना। तो अगर इसको ऑक्सीडाइजिंग प्रूव कर रहे हो तो वाटर बना रहा है, और इसको रिड्यूसिंग प्रूव कर रहे हो, आओ मेरे साथ इसको रिड्यूसिंग प्रूव करते हैं। KMnO4 भाई एक खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चैप्टर का नाम डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज वेल एज रेडॉक्स। तो किसी भी एक डेंजरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हमारे H2O2 का बिहेवियर, किसी भी बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ये तो रूल है। एक ताकतवर आदमी है, उसके सामने बहुत बड़ा ताकतवर आदमी लिया, तो जिसको तुम ताकतवर मानते थे वो उसके सामने वीक लगने लगेगा। हार्निक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ये। इफ वी हैव द टू एसिड्स इन वन मिक्सचर, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, बट जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोर स्ट्रॉन्ग बिहेव्स एज एसिड एंड लेस स्ट्रॉन्ग बिहेव्स एज द बेस, सिंपल। तो KMnO4 बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है, H2O2 को रिड्यूसिंग एजेंट काम करना पड़ेगा। और रिजल्ट देखना, जहां भी ये अपने -1 से -2 नहीं, 0 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। तो जहां प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन बन रही हो, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग, H2O2 रिड्यूसिंग, KMnO4 एसिडिक मीडियम में अपने आप को रेडॉक्स चैप्टर के अकॉर्डिंगली Mn+2 में कन्वर्ट करता है मैग्नेस के अंदर। HOCl अगेन पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 17 का बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। तो भाई साहब इसकी प्रेजेंस पे H2O2 को बेचारे को रिड्यूसिंग एजेंट काम करना पड़ेगा। ये भी ऑक्सीजन रिलीज कर रहा, ये भी ऑक्सीजन रिलीज कर रहा, तो मिलकर क्या बना गए, O2। और इसका जो HCl है वो ये रहा, और इसके पानी ने उसको एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम। ठीक है जी, बेसिक मीडियम में चले, बेसिक मीडियम में बेसिक ये रहा मीडियम, क्लियर है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, आयोडीन आयोडाइड में कन्वर्ट हुआ H2O2, लेकिन ऑक्सीजन तो निकली है यहां पर। दूसरा देखो ना, आयोडीन आयोडाइड इटसेल्फ रिड्यूसेस, वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चैप्टर रेडॉक्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन फ्लोरीन इज द बेस्ट। ओके, तो KMnO4 अगेन विद H2O2, बट मीडियम बेसिक है, तो मीडियम बेसिक होने से हाइड्रोक्साइड है आपके पास। ठीक है जी, ऑक्सीजन निकला। इसके अलावा बेसिक मीडियम में KMnO4, ध्यान रखना भाई रेडॉक्स चैप्टर का पार्ट है, इसके अलावा डी ब्लॉक का भी पार्ट है। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम +2 में बदलता है, और KMnO4 इन बेसिक मीडियम +4 में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी, रूल है ये। और इसकी वजहें भी है, ढेरों रीजन भी है, क्योंकि एसिडिक मीडियम के अंदर प्रोटॉन्स हैं, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसके अंदर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ढेरों रीजन है इसके, लेकिन कुल मिलाकर फेरस टू फेरिक, PbS टू PbSO4, फेरस टू फेरिक, Mn+2 टू Mn+4, यहां ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिए गए, KMnO4 HOCl आयोडीन, अगेन KMnO4 एसिडिक बेसिक, ये Mn+2 क्योंकि मीडियम एसिडिक था, HOCl खुद HCl में कन्वर्ट हुआ, आयोडीन आयोडाइड में कन्वर्ट हुआ, KMnO4 +2 की जगह पर +4 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है जी, तो ये कुल मिलाकर इसका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बिहेवियर है। एक बार फिर 30 सेकंड की समरी, फेरस फेरिक, ठीक होगी बात, फेरस फेरिक, PbS PbSO4, Mn+2 Mn+4, ये लॉजिक काम हो गया इसका। फेरस फेरिक PbS PbSO4, Mn+2 Mn+4, इधर आओ, KMnO4 Mn+2, KMnO4 Mn+2, आयोडीन आयोडाइड, HOCl HCl। जहां ये ऑक्सीडाइजिंग है, इसका पानी बन रहा है, इसका पानी पानी हो गया, और जहां ये ऑक्सीडाइजिंग की जगह रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे
ऑक्सीजन निकला, हमें कैसे पता चलेगा ये रिड्यूसिंग एजेंट है? भाई सामने से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर आ जाओ, पता चल जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन पार्ट अच्छा है ये। इस पर लगता है ये रेडॉक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट इट इज रिलेटेड विद द H2O2 हाइड्रोजन चैप्टर, जिसको आप हल्के में लेते थे, एंड में पढ़ते थे। चैप्टर बहुत अच्छा है और आपको काफी कुछ सिखाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हार्ड वाटर पढ़ लिया, अब आप H2O2 मेरे साथ में पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री वाले सर, विद द वाइटरे इंस्टीट्यूट सेक्टर 34 चंडीगढ़। ठीक है जी। ये H2O2 को स्टोर करना हो, आपको पता है एक्सप्लोजिव तो है ही भाई साहब हमारे, ये ओ बॉन्ड के शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस पे लोन पे रिपल्शन होने की वजह से। ठीक है जी। और अगर आप इसका क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं काम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एक पीडीएफ फाइल मैंने अटैच कर रखी है, आप उसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टोरेज टू H2O2 लाइट की प्रेजेंस में या डस्ट वस्ट मिल जाए ना थोड़ी सी भी, तो उसको कैटलाइज करती है इसके डिकम्पोजिशन को। तो भाई साहब कंपोज होने लग गए, तो H2O2 और ऑक्सीजन निकला, तभी तो उसको ब्लीचिंग एजेंट बोला हमने। देखो ना यूजेस के अंदर क्या लिखा है, हेयर ब्लीच करने में, टेक्सटाइल ब्लीच करने में, लेदर, ऑयल, फैट एक्सेट्रा, जो भी आपने ब्लीच करना हो, मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे इसका यूज बहुत ज्यादा है। और कहीं भी ऑक्सीजन का रिस्टोरेशन करना हो, क्लियर ना, सीवेज में अगर ऑक्सीजन का, सीवेज हो तो वहां ऑक्सीजन का रिस्टोरेशन करना हो, तो भाई साहब H2O2 यूज कर लेते हैं हम लोग। क्लियर। तो अगर इस H2O2 को मेटल का सरफेस या एल्कलीज मिल जाए, बेस मिल जाए, तो भी एसिड है ना ये H2O2 एसिड है ना, तो एल्कलीज का अगर इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी पुट मिल गया, जो कि ग्लास कंटेनर में एज होता है, सोडियम सिलिकेट है ना भाई, वो तो होता ही है, तो ग्लास कंटेनर में H2O2 का डिकम्पोजिशन प्रमोट हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर स्टोर करना हो तो वैक्स लाइन ग्लास हो, ग्लास के डायरेक्ट टच में नहीं आना चाहिए H2O2, तो वैक्स की लाइनिंग करवा दो उस पर। एल्केनी होते हैं ना वो, तो नॉन रिएक्टिव है। प्लास्टिक वेसल्स में भर दो, जिसे इसको बेस का टच ना मिले, H2O2 डिकम्पोज हो जाएगा। क्लियर। इसमें यूरिया, जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रमोट करता है, वो स्टेबलाइजर लिया जा सकता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रमोट करता है वो स्टेबलाइजर लिया जा सकता है। बाकी यूजेस की बात करें, हेयर ब्लीच, टेक्सटाइल ब्लीच, लेदर, ऑयल, फैट, इनका सब ब्लीच, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट भी है। तो बोल तो रहा हूं मैं आपको H2O2, और ये पर हाइड्रोल के नाम से मार्केट में बिकता है, पर हाइड्रोल। गार्गल्स भी करते हैं लोग बाग इसके ना। और वैसे मैंने आपको बताया था डाइज वगैरह करते हैं ना हेयर कलर करने में, तो ये साथ में आता है 20% 30% के आसपास का कॉन्सेंट्रेशन में, वॉल्यूम में। इसके अलावा भाई साहब ये पर हाइड्रोल के नाम से एंटीसेप्टिक करके बिकता है H2O2। सोडियम पर बोरेट बनाने में, सोडियम पर कार्बोनेट बनाने में, और हाई क्वालिटी जो डिटर्जेंट्स बनते हैं ना उनमें सोडियम परबोरेट का, सोडियम पर कार्बोनेट का। भाई नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, 11वीं देने जा रहे हो ना, तो फिर बोतल मत करो, लेकिन अगर नीट का एग्जाम देने जा रहे हो ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप पढ़कर मेरे ख्याल में किसी पर भी कोई एहसान नहीं कर रहे हो, और ये आप अपना ही लाइफ बनाने जा रहे हो। तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसको समझा रहा हूं कि जिस पे आपका ध्यान नहीं गया, इस वीडियो के थ्रू, केमिस्ट्री वाले सर और वाइटरे इंस्टीट्यूट के थ्रू आपका ध्यान उस पर चला जाए। ऐसे टॉपिक हाइड्रोजन हुआ, पॉलीमर हुआ, बायोमोलिक्यूल हुआ, केमिस्ट्री इन एक्शन हुआ, मेटलर्जी हुआ, जिसपे आपका ध्यान, एस ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हुआ, इन पे ध्यान नहीं दोगे 15 क्वेश्चन उड़ गए आपके। फिर मत सोचो कि आप कहीं नीट में अच्छी रैंक लेने वाले हो, फिर आप सोचोगे पहली लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया, दूसरी में आया कि नहीं आया, तीसरी में आया, मोपअप में आया कि नहीं आया, बस ये सोचते हैं ना आप लोग। ठीक है। लेकिन अगर ढंग से काम करना चाहते हो तो वीडियोस को चाहे आप 2x पे करके देख लो, 1.5x पे करके देख लो, देख जरूर लो, बड़ी काम आएंगी, और क्वेश्चन जरूर करना है इसके। और सिर्फ एनसीईआरटी बेस में, बार बार कह रहा हूं, इससे ऊपर जाओगे तो खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार बैठोगे। सोडियम परबोरेट बनाने में, सोडियम पर कार्बोनेट बनाने में, जो हाई क्वालिटी डिटर्जेंट बनाने में यूज होते हैं, और इसको बनाया किसने, H2O2 ने। इसके अलावा हाइड्रोक्विनोन बनाने में, टार्ट्रिक एसिड बनाने में। क्लियर। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, सिफेलोस्पोरिन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सिफेलोस्पोरिन बनाने में। कहीं अगर मैचिंग में आ गया, जो जेई के मेंस के 7-8 पेपर हुए ना, वहां लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना रखे थे, और वो सभी आजकल मैं एक्सपोज करने पे लगा हुआ हूं। आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली सब्सक्राइब करके रखें, और जितना आप सब्सक्रिप्शन पे रखेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, उतना जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप जल्दी से अपडेट हो पाएंगे केमिस्ट्री वाले सर और वाइटरे इंस्टीट्यूट के साथ में। तो ये हमारा 100% एंडिंग हुआ H2O2 का। एक फास्ट रिवीजन करो, ये अप्रोक्सीमेट 55 मिनट्स के आसपास का वीडियो बनेगा, इससे कम हो सकता है, 50 से 55 के बीच में बने।
फिर उसको आप 2x पे देखो कि 26-27 मिनट में आपका H2O2 खत्म हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा फेरस2 फेरिक फेरस2 फेरिक Mn+2 सो Mn+4, क्लियर, पीबीएस से पीबीएसओ4, ये लो जी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर हुआ। रिड्यूसिंग के MnO4 2 बार यूज किया, HOCl 1 बार यूज किया, आयोडीन 1 बार यूज किया, चलो जी आयोडाइड बन गया, कि MnO4 Mn+2 Mn+4 बन गया, और आपके सामने जो HOCl वो HCl बन गया। कहानी खत्म, इतना सा काम है, बस एंथुसियाज्म चाहिए। और केमिस्ट्री वाले सर वाइटर इंस्टीट्यूट पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। 180 लेकर आएंगे, जूलॉजी बॉटनी और फिजिक्स की तैयारी आप करें, हमारी टीम भी है। आइए 34 हम पढ़ाते हैं आपको, लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, लेकिन सिलेक्शन चाहिए पेरेंट्स को खुश करने के लिए, ये आपने कसम खा लेनी है। थैंक यू।